नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में अपने मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात चल रही थी, जिसमें 9 संप्रदाय में से 3 संप्रदाय अपन विस्तार से पढ़ चुके थे और आगे वाले जो संप्रदाय हैं, जिनको अपन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। बाकी थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आगे जाकर आप जब अधिगम या फिर अन्य जो टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ पर इन संप्रदाय से संबंधित बहुत सारे बिंदु आपको उनको समझने में सहायता करेंगे। तो इससे पहले जो पढ़े थे, उससे आगे इस क्लास को कंटिन्यू अपन बढ़ाते हैं। टॉपिक चल रहा था अपने मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब देखिए, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, इन मनोविज्ञान के संप्रदाय में से प्रश्न मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि प्रश्न का जो स्तर होता है वो सरल से कठिन की ओर जाता है। सरल प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय किस विद्वान के द्वारा दिया गया। एक बार मैं संक्षेप में आपको इससे पहले वाली क्लास को रिवाइज कराता हूँ और फिर अपन इस क्लास के मुख्य बिंदु से जुड़ते हैं। देखो, संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट महोदय जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी और मन की संरचना के संदर्भ में अध्ययन करते हुए संरचनात्मक संप्रदाय दिया था। प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा चेतना का जो विषय वस्तु है, वो चेतना के विषय वस्तु को अलग बताते हुए संरचनावाद संप्रदाय के विरोध में अपना संप्रदाय या अपना स्कूल या अपना सिद्धांत दिया। इन दोनों के विरोध में संप्रदाय आता है व्यवहारवाद। ये कहता है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना नहीं होकर व्यवहार होना चाहिए। और व्यवहारवाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक या संस्थापक का नाम आप जानते हो, वह है जे बी वाटसन। इस व्यवहारवाद संप्रदाय को मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहा जाता है, यानी मनोविज्ञान के विकास में इस संप्रदाय का बहुत अधिक योगदान है। लेकिन इस संप्रदाय से पहले एक संप्रदाय था जिसका इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं था। वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। बाद में जाकर इसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम में लिया गया और इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। इससे पहले जो पढ़ रहे थे अपन मनोविज्ञान का द्वितीय बल, तो कौन सा? व्यवहारवाद। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है समग्रवाद संप्रदाय। ये मैक्स वर्दिमर के द्वारा दिया गया था। और निर्मितवाद संप्रदाय गेस्टाल्टवाद के नाम से जिसे जाना जाता है, वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इससे आगे वाले जो संप्रदाय हैं, इसमें बात करेंगे अपन। तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। सन 1900 में संप्रदाय दिया गया था और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस संप्रदाय के आने के बाद या फिर इस विचारधारा के आने के बाद आमूलचूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। यही कारण है कि मनोविज्ञान के प्रथम बल के नाम से मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को माना जाता है। फिर सहचर्यवाद जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया और मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। इसे मनोविज्ञान का तृतीय बल कहा जाता है। ये जो मैंने आपके सामने 9 संप्रदाय अभी संक्षेप में प्रस्तुत किए, इनमें से 3 को विस्तार से यहाँ पर अपने पढ़ चुके हैं। वो 3 जो विस्तार से पढ़े, उसमें पहला पढ़ा था अपन ने संरचनावाद संप्रदाय। देखिए इधर, अभी ये क्लास दौरान में ही चल रही है, तो इसको संक्षेप में एक बार वापस रिवाइज करते हुए मुख्य क्लास से मैं आपको जोड़ता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय। प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये संप्रदाय दिया था 1892 में। इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। समर्थक थे कौन? टिश्नर। या फिर कह सकते हो कि संरचनावाद संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे? टिश्नर थे। इस संप्रदाय में आत्मनिरीक्षण की बात की जाती है, इसलिए इसको आत्मनिरीक्षणवाद भी कहते हैं और इसकी को अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि संरचनावाद संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको माना? चेतना को माना। और चेतना के कितने तत्व बताए, यानी काम करने का तरीका 3 तत्वों पर आधारित है। एक तो भाव, प्रतीक और संवेदना। और संवेदना को ज्ञान की प्रथम पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसी चेतना की विशेषताओं में से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुंट के अनुसार चेतना की कितनी विशेषताएं हैं? तो देखो, वुंट के अनुसार चेतना की विशेषताएं हैं 2, एक तो तीव्रता और एक गुण। लेकिन इसके शिष्य टिश्नर में इसमें
दो विशेषताएं और जोड़ दी, अवधि और स्पष्टता। इस प्रकार से टोटल विशेषताएं हो जाती है तीव्रता, गुण, अवधि और स्पष्टता। इसी विलियम वुंट के द्वारा आपको अच्छी तरह से याद होगा 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो ये अपन पहले पढ़ चुके इससे पहले की क्लास में। इसके बाद संप्रदाय की बात हुई थी अपने संरचनावाद के बाद के, वह प्रकार्यवाद। अब संरचनावाद से संबंधित प्रश्न बनता है कि इसका मनोविज्ञान में क्या योगदान है। तो देखो, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय इसे कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 से हुई थी और प्रयोगशाला की स्थापना के बाद में इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े जाने लगे थे। इसमें मन की संरचना को समझने के लिए अंतर्दर्शन यानी अपने अंदर झांकते हुए अपने आप को समझने पर जोर दिया था, अतः अंतर्दर्शन विधि को इसने अपनाया। मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना की, इसलिए प्रयोगात्मक बनाने वाला वो संप्रदाय भी कौन सा, संरचनात्मक। और इसमें द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था किसने, टिचनर ने। द्वैतवाद किसे कहते हैं, यानी मानव की जो संरचना है, इस मानव की संरचना को इसने दो तत्वों से निर्मित माना, एक तो मन और दूसरा कौन सा, शरीर। और मानव की संरचना को अध्ययन करते हुए इन्होंने मानव की संरचना को नदी के दो किनारों के समान बताया। इस प्रकार से एक किनारे में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव दूसरे किनारे पर भी पड़ता है, और इसे क्या कहा गया, द्वैतवाद का सिद्धांत कहा गया। लेकिन इस संप्रदाय की आलोचना की गई किसके द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स ने आलोचना क्या की, आलोचना यह की कि इनके द्वारा तो बताया गया कि चेतना के तीन तत्व होते हैं, भाव, प्रतीक और संवेदना। लेकिन जेम्स महोदय ने यह कहा कि साहब इसका जो अध्ययन बिंदु है वो तो चेतना ही होता है, लेकिन चेतना में अध्ययन किसका करेंगे अपन, तर्क, चिंतन, धारण, स्मरण आदि। तो ध्यान रखना, विलियम जेम्स के प्रकार्यवाद संप्रदाय की बात करें, इसमें भी चेतना के अध्ययन पर ही जोर दे रहे हैं। लेकिन देखो, इसमें चेतना में किसका अध्ययन कर रहे हैं, तर्क, चिंतन, धारणा और स्मरण का। और इससे पहले वाला जो संप्रदाय था संरचनात्मक संप्रदाय, इसमें चेतना में किसका अध्ययन कर रहे हैं, भाव, प्रतीक और संवेदना का। ये यहां पर आपको माइनर अंतर याद रखना है, क्योंकि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले विद्वानों में विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों का ही नाम आता है। लेकिन दोनों के द्वारा चेतना का जो अर्थ स्पष्ट किया गया वो अलग अलग प्रकार से किया गया, या फिर कह सकते हो कि चेतना के अध्ययन बिंदुओं में अलग अलग तत्वों को शामिल किया गया। तो संरचनावाद अपना पहले हो गया था, प्रकार्यवाद भी अपना पहले हो चुका था। तो इसके विरोध में जो संप्रदाय जन्म लेता है वो है प्रकार्यवाद। दोनों में अंतर इतना ही है कि चेतना की व्याख्या दोनों के द्वारा अलग अलग प्रकार से की गई। इस प्रकार्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं प्रारंभिक विलियम जेम्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। इनके द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा गया था। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकाशित किया था 1875 में। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को पढ़ाया गया था 1890 में। इन्हीं की जो पुस्तक थी वो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, या मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम की इन्होंने पुस्तक दी थी, वो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे, विलियम जेम्स थे। और आगे जाकर इस प्रकार्यवाद को आगे बढ़ाने का काम किया था जॉन डीवी, एंजिल, हार्वे, कार के द्वारा। और ये जो संप्रदाय थे ये दोनों कौन कौन से, संरचनावाद और प्रकार्यवाद, इन दोनों में चेतना का अध्ययन किया गया। चेतना को मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताया गया। लेकिन आगे जाकर जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सन 1900 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन की जो अवस्थाएं हैं उनका बारे में बताया गया, और इस चेतना शब्द के ऊपर व्यक्ति जो है वो विश्वास नहीं कर रहे थे। और आगे जाके इन दोनों संप्रदायों के विरोध में कौन सा संप्रदाय जन्म लेता है, व्यवहारवाद संप्रदाय। और इसमें मनोविज्ञान का विषय वस्तु किसको बताया गया, व्यवहार को बताया गया। देने वाला कौन था, जॉन ब्रांडस वाटसन। कहाँ का था, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। कब दिया था, 1912 में। लेकिन ध्यान रखना, मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुका, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि मूल व्यवहारवादी कौन है, तो आप आंसर दोगे बीएफ स्किनर। और इसका अन्य नाम क्या है, अनुभूतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक व्यवहारवादियों में इन विद्वानों के नाम आते हैं और उत्तरकालीन विद्वानों के नाम ये हैं। ये सारी बात अपन विस्तार से पहले पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक का जो मैं बता रहा था आपको, ये आपके दिमाग में पूर्व ज्ञान जो था, उस पूर्व ज्ञान को बाहर निकालते हुए नए ज्ञान से जोड़ने के लिए
आपको कनेक्ट किया जा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप पुरानी जो क्लास है उसकी नॉलेज से कनेक्ट होते हुए इन्हीं संप्रदाय को आगे अपन बढ़ाएंगे और पूरी तरह से अपने दिमाग में इनको स्पष्ट तरह से समझेंगे, क्योंकि यही संप्रदाय आगे जाकर सिद्धांतों को समझने में सहायक होंगे। मनोविज्ञान को समझने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इसको आप बड़े ठंडे दिमाग से, शांति काल की तैयारी है भी, इसमें विस्तार से इनको अपन पढ़ते हैं। मैंने शब्द कहाँ में लिया? शांति काल की तैयारी, यानी जब वैकेंसी सामने नहीं हो या फिर वैकेंसी की डेट फिक्स नहीं हो और अपन आराम से जब पढ़ें तो उसे शांति काल की तैयारी कहते हैं, जो युद्ध काल में बहुत ज़्यादा काम आती है। युद्ध काल का मतलब है जब परीक्षा की डेट फिक्स हो जाए, 10, 15, 20 दिन बचते हैं, तो फिर वहाँ ये काम आती है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आप लोगों को और अपन सबको लगा कि ये तो फटाफट कर लिया होगा सेना ने, लेकिन इसके लिए उन्होंने शांति काल में बहुत अधिक ऑपरेशन, बहुत अधिक प्रयास किए थे, और जब काम पड़ा युद्ध काल में तो वो सफल हुए। सेम उसी प्रकार से शांति काल में आप शांति से क्लास पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको जैसे ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाइए पाकिस्तान को, उसी प्रकार से अपन आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं अपन अगले संप्रदाय की ओर। देखो यहाँ शब्द लिखा हुआ है समग्रवाद संप्रदाय। समग्रवाद संप्रदाय, ये हिंदी में शब्द लिखा हुआ है समग्रवाद। ये संप्रदाय दिया गया था जर्मन के एक विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स वर्दीमर, और जर्मनी में ये जो समग्रवाद है इसको नाम दिया जाता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि जर्मन शब्द जो गेस्टाल्ट है, इस जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्रवाद होता है। अब समग्रवाद शब्द को सबसे पहले समझते हैं अपन। समग्रवाद का अन्य नाम जो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पूर्णतावाद, यानी संपूर्ण समस्या को एक साथ समझते हुए उसके हल के लिए जब कोशिश की जाती है तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णतावाद कहेंगे। इसी समग्रवाद को क्या कहा? पूर्णतावाद। इसी समग्रवाद को क्या कहा? पूर्णाकारवाद। इसी समग्रवाद को क्या कहा? संपूर्णतावाद। और इसे क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद। यानी इसको सबसे पहले जो नाम दिया था ना, वो गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता था। ये गेस्टाल्ट क्या है, इसकी बात यहाँ पर करें तो देखिए, जर्मनी में ये जो मैक्स वर्दीमर महोदय है, इस मैक्स वर्दीमर महोदय के द्वारा एक स्कूल की स्थापना की, एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था गेस्टाल्ट। और इस गेस्टाल्ट में यह बताया गया कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन बिंदु है या विषय वस्तु है, वह चेतना और व्यवहार नहीं होकर मनुष्य की समझ होती है। समझ को अपन सीधे भाषा में या दो शब्दों में बोल सकते हैं, सूझ। यानी व्यक्ति में जब सूझ उत्पन्न की जाएगी तो वह अच्छी तरह से दूसरे के व्यवहार को भी समझ लेगा और अपना आचरण भी अच्छी तरह से करेगा। तो गेस्टाल्ट शब्द जो है, ये गेस्टाल्ट शब्द कहाँ का है? जर्मन भाषा का है। देखो लिखा हुआ है, गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण रूप से किसी चीज को समझना। ये जो गेस्टाल्ट स्कूल है, ये जर्मनी में खोला किसने? मैक्स वर्दीमर ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर। और जो जो इस स्कूल से जुड़े उन सभी विद्वानों को गेस्टाल्टवादियों के नाम से जाना जाता है। और गेस्टाल्टवादी वह सब हैं जो इस संप्रदाय से जुड़े। उसी समय जर्मनी में फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे थे कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोपका। ये सभी विद्वान इस मैक्स वर्दीमर के विचारों से बहुत अधिक सहमत हुए और इन्होंने इसकी विचारधारा को ज्वाइन किया। अतः कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोपका, ये सब क्या कहलाए? ये सब कहलाए गेस्टाल्टवादी। प्रश्न पूछा जा चुका है आपके गेस्टाल्टवाद का जब सिद्धांत पढ़ेंगे ना अपना, उसमें कि निम्न में से कौन कौन गेस्टाल्टवादी हैं, कौन कौन नहीं हैं। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। देखो, पहला तो कौन सा? वर्दीमर, फिर कोहलर, फिर कुर्ट लेविन, फिर कुर्ट कोपका। अब ये जितने भी गेस्टाल्टवादी थे, इन्होंने गेस्टाल्टवाद से जुड़ते हुए इससे संबंधित सिद्धांत दिए। तो एक कोहलर महोदय जो है, इस कोहलर महोदय के द्वारा केंद्रीय द्वीप पर चिंपैंजी नामक, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे
और एक सिद्धांत दिया था जो आप पढ़ते हो, सूझ का सिद्धांत। अब देखो सूझ कब उत्पन्न होगी? जब व्यक्ति अपने आप को अंदर से पहचानेगा, अर्थात जब आपके अंदर अंतःदृष्टि उत्पन्न होगी तभी सूझ उत्पन्न होगी। अतः इसी सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? अंतःदृष्टि का सिद्धांत। अब अंतःदृष्टि और सूझ कब उत्पन्न होगी? जब आप पूरी समस्या को समझ जाओगे और उसको सोल्व करने के लिए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो संपूर्ण समस्या सामने हो और उसको समझने का काम करें, तो संपूर्ण समस्या को समझना क्या कहलाएगा? समग्रवाद। समझ रहे हो यहाँ पर? उसे क्या कहेंगे? पूर्णतावाद। उसे क्या कहेंगे? पूर्णाकारवाद। उसे क्या कहेंगे? संपूर्णतावाद। और उसे क्या कहेंगे? गेस्टाल्टवाद। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो मैक्स वर्दीमैन। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आंसर क्या दोगे आप? कोहलर का आंसर यहाँ पर आता है। हालांकि कुछ किताबें उसमें भी इसी का योगदान मानती है, लेकिन उसको देने वाले कौन थे? कोहलर महोदय। तो कोहलर महोदय के द्वारा सिद्धांत दिया गया था जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और इसमें सूझ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सूझ कब उत्पन्न होती है? जब अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। और अंतर्दृष्टि जो है वह कब आती है? जब संपूर्ण समस्या आपके समझ में आ जाती है। और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में या समग्रवाद संप्रदाय का मुख्य सूत्र क्या है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, पूर्ण से हंस की ओर व्याख्या। अर्थात इसमें संपूर्ण समस्या बालकों के सामने प्रस्तुत की जाती है और फिर उस समस्या को समझते हुए बच्चे उसके हल करने का प्रयास करते हैं। और समस्या का हल तभी होता है जब आपके अंदर सूझ या अंतःदृष्टि उत्पन्न होती है। तो यह सिद्धांत कौन से सूत्र की व्याख्या करता है? पूर्ण से हंस के सूत्र की व्याख्या, जिसमें यह सिद्धांत का भी नाम आ जाता है। यह सिद्धांत सर्वाधिक बल किस पर दे रहा है? बुद्धि पर। देखो अभी तक संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय और व्यवहारवाद संप्रदाय की बात कर रहे थे अपन, उसमें बुद्धि पर जोर नहीं दे रहे थे। संरचनावाद और प्रकार्यवाद तो चेतना पर जोर दे रहा था और व्यवहारवाद व्यवहार पर जोर दे रहा था। लेकिन संज्ञानवाद गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किस पर जोर दे रहा है जी? बुद्धि पर जोर दे रहा है। और बुद्धि जब काम करेगी तो क्या उत्पन्न होगी? समझ, जिसको क्या कहते हैं? सूझ। ये सूझ कब उत्पन्न होगी? जब अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी। और सीखने में सूझ को महत्वपूर्ण मानता है, स्मृति को तो केवल गत्यात्मक प्रक्रिया मानता है ये। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है, नाम को ऐसा भी दिया जा सकता है यहाँ पर कि समग्रतावाद में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? चेतना को या बुद्धि को? तो आंसर क्या दोगे जी आप? बुद्धि को। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आगे आएंगे, उनमें आप पढ़ोगे एक तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। आगे जाकर इस कुर्तलेविन के द्वारा बहुत शानदार सिद्धांत दिया गया जिसका नाम दिया जाता है तलरूपण। तलरूपण सिद्धांत। तलरूपण यानी तलरूप एक हिंदी का शब्द है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक सीट होती है और इन्होंने एक सीट प्रस्तुत की थी, जीवन दायरे में व्यक्ति के द्वारा रहते हुए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। अतः इसी तलरूपण सिद्धांत को नाम दिया जाता है टोपोलॉजिकल थ्योरी। इसी को नाम दिया जाता है क्षेत्र सिद्धांत। तो बहुत सारे सिद्धांत इससे जुड़े हुए हैं। तो अभी आने वाली जो क्लास है उसमें आपके काम आने वाले हैं कौन? कोहलर साहब। सिद्धांत कौन सा? सूझ और अंतर्दृष्टि का। उसी में काम आ रहे हैं कौन? कुर्तलेविन। सिद्धांत कौन सा? तलरूपण। इसी को क्या बोलेंगे? क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए जवानों और साथियों, आपको एक बार फिर से मैं गेस्टाल्टवाद की बात बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और आराम से ठंडे दिमाग से इसका मनन करते हुए अपने दिमाग में इसको सेट करना। विस्तार से नोट्स अति शीघ्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ चीज़ें लिखी हुई है ये भी आपके पास है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मनोविज्ञान में 99% क्वेश्चन जो है उनको सोल्व कर लोगे। सामने लिखा हुआ है क्या? समग्रवाद। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले लें और मेरी आवाज़ के साथ जिनको दौरान करना है वो दौरान करते रहें। देखो, समग्रवाद संप्रदाय के अन्य नाम हैं पूर्णतावाद, पूर्णाकारवाद, संपूर्णतावाद और गेस्टाल्टवाद। ये गेस्टाल्ट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है।
और जर्मन भाषा का शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र या संपूर्ण। इस सिद्धांत या फिर कह सकते हो इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वर्दीमर। इनके द्वारा कब दिया गया था? 1920 में। इसका समर्थन किया था कोहलर ने, कुर्ट लेविन ने और कुर्ट कोप्ता ने। तो ये सारे के सारे जो थे, कौन कौन? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोप्का, ये साले के साले क्या कहलाए? ये कहलाए गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्टवादियों से सिद्धांत दिया कोहलर ने, सूज का सिद्धांत, बाकी इन सब ने समर्थन किया। अगर मान लो वहां पर कोहलर का नाम नहीं है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत पूछ लेते हैं आपसे कि गेस्टाल्ट का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो आप इनका नाम नहीं मिला तो इनमें से किसी न किसी एक का नाम जरूर आपको वहां पर मिलेगा। मनोविज्ञान में क्या योगदान है? कि पूर्ण सेंस सूत्र की व्याख्या करता है। सर्वाधिक बल किस पर दे रहा है जी? बुद्धि पर दे रहा है। सीखने में सूझ को महत्वपूर्ण बताता है, स्मृति को केवल क्या बताता है? गत्यात्मक। तो 4 संप्रदाय हो गए आपके: संरचनात्मक संप्रदाय, प्रकार्यात्मक संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, और अभी हाल ही में बात कर रहे थे अपन किसकी? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। तो आंखें बंद करके और मनन कीजिए, आंसर सोचना, दिमाग में बोलने की कोशिश भी करना। संरचनात्मक संप्रदाय को देने वाले कौन थे? विलियम वुंट। प्रकार्यवाद संप्रदाय किसने दिया? विलियम जेम्स। व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया? जेबी वाटसन। और समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किसने दिया? मैक्स वर्दीमर। अब ये तो मैंने बताया आपके प्रतिपादक। इसके आगे आप वास्तविक संस्थापक की बात करो, फिर इन्होंने क्या क्या कहा, यह आप आराम से चिंतन और मनन करो। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी भी अपने मित्र को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, और ये चीज़ें आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। यानी आप मनोविज्ञान समझ ही नहीं रहे हो, मनोविज्ञान को पढ़ाने का तरीका भी आप यहाँ पर सीख रहे हो। आगे बढ़ते हैं अपन 4 संप्रदाय के आगे। अगला जो संप्रदाय है अपने सिलेबस में वह है आपके संज्ञानात्मकवाद, संज्ञानवाद संप्रदाय। अब देखो संज्ञानवाद क्या होता है, इस संज्ञान को समझते हैं पहले अपन, फिर इस संप्रदाय को अपन यहाँ पर समझेंगे। संज्ञान, संज्ञान क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। ये है जी मनुष्य का मस्तिष्क की बात करें, ये मनुष्य है, और मनुष्य में जितनी भी क्रियाएं होती है, मानसिक क्रियाएं इस जगह होती है, या फिर कह सकते हो कि यह क्या है? मनुष्य का मस्तिष्क है। अब देखो मस्तिष्क तक जो सूचनाएं पहुंचाई जाती है, मस्तिष्क तक जो सूचना पहुंचाई जाती है वो किसके माध्यम से? संवेदना के माध्यम से। यानी संवेदना ज्ञान की प्रथम पीढ़ी है। संवेदना जो है, इस संवेदना किन किन से प्राप्त होती है? संवेदना प्राप्त होती है ज्ञानेंद्रियों से। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है जी 5। ये तो जानते होंगे आप, आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां। इस ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचना जो है, यानी आँख है, आँख क्या देखती है उसकी सूचना देती है मस्तिष्क को। नाक की जो खुशबू है वो सूचना देती है मस्तिष्क को। कान में जो शब्द सुने वो सूचना देते हैं किसको? मस्तिष्क को। आँख, नाक, कान, जीभ में जो भी स्वाद आया उसका सूचना कहाँ जाती है? मस्तिष्क को। और त्वचा जो है, इस त्वचा में आपको जो भी अनुभूति हुई उसकी सूचना किसको जाती है? मस्तिष्क को जाती है। यानी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी। 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं अपन? संवेदना। और इस संवेदनाओं से प्राप्त जो सूचना होती है, इन संवेदनाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मस्तिष्क क्या करता है? क्रिया करता है, यानी इनको समझता है। इसे कह देते हैं प्रत्यक्षीकरण। और इस प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त जो ज्ञान होता है, उस प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है? संज्ञान कहा जाता है। अर्थात इस प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति किसको काम में लेता है? तर्क को काम में लेता है, चिंतन को काम में लेता है, कल्पना को काम में लेता है। तो चिंतन, तर्क, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि से प्राप्त ज्ञान क्या कहलाएगा? इनसे प्राप्त ज्ञान कहलाएगा संज्ञान। अब देखो आगे चलते हैं अपन। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहे थे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत
में किस किस को समझाया गया है। यहाँ पर शब्द समझा आपने कौन सा, संज्ञान क्या चीज है। अब सिद्धांत के बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करते हैं। शब्द लिखा हुआ है संज्ञानात्मक वाद संप्रदाय। इसमें संज्ञान यानी कि आपके संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, चिंतन आदि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं जो प्राप्त होती है उनको मद्देनजर रखते हुए मनोविज्ञान में इसकी व्याख्या की गई, जो वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानी जाती है। प्रतिपादक कौन थे इनके, इसके प्रतिपादक हैं साहब जीन पियाजे। इसी संज्ञानवाद को क्या बोल दिया जाता है, निर्मितवाद, अर्थात मस्तिष्क में किसी भी चीज के बारे में संप्रत्यय को क्लियर करना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निर्मितवाद के नाम से भी जाना जाता है। जीन पियाजे ने इस स्कूल को जन्म दिया या ऐसे सिद्धांत बनाया और इनका समर्थन किया जेरोम ब्रूनर के द्वारा, समर्थन किया कुर्ट लेविन के द्वारा, और इसी का समर्थन किया किसने, वाइगोत्स्की के द्वारा। इन सभी विद्वानों को किस नाम से जाना जाता है, संज्ञानवादी के नाम से जाना जाता है, जो संज्ञान पर जोर देते हैं। इनका योगदान क्या है, योगदान यह है कि इन्होंने मन की जो तुलना की एक कंप्यूटर से की। जैसे कंप्यूटर में सूचनाएं प्रदान की जाती है कीबोर्ड के माध्यम से, और जो सूचनाएं जाती है उसकी मेमोरी तक, उसके आधार पर उसके अंदर गणनाएं होती है और उन गणनाओं के आधार पर आपको आउटपुट मिलता है स्क्रीन पर। सेम उसी प्रकार की प्रोसेस अपने दिमाग में होती है। इसीलिए कहा गया है कि संज्ञानवाद के द्वारा मन की तुलना किससे की, कंप्यूटर से। जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वो देखो यहाँ पर ये लाइन आई थी पूरी, संज्ञानवाद पर भाषा व कंप्यूटर विज्ञान का प्रभाव पड़ता है। और सीधा प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर और विज्ञान का प्रभाव कौन से वाद पर पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानवाद। अभी हाल ही में जो अपने शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास चले, उन प्रयासों के अंतर्गत एक एजेंडा सामने आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो किसकी देन है, इसी संज्ञानवाद की देन है। हालांकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बाद में एक और फ्रेमवर्क तैयार हो गया, जो भी हाल ही में प्रकाशित किया जा रहा है। अभी तक बात कर रहे थे कि संरचनावाद, प्रकार्यवाद में चेतना को मद्देनजर रखते हुए मनोविज्ञान को पढ़ा गया, व्यवहारवाद में व्यवहार को मद्देनजर रखा गया, गेस्टाल्टवाद में अंतर्दृष्टि और सूझ को मद्देनजर रखते हुए अध्ययन किया गया। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मकवाद की। इसमें किसको माना गया, मानसिक क्रिया को। और मानसिक क्रिया में किस किस का सहयोग होता है, तर्क। उसमें क्या करते हैं, चिंतन। उसमें क्या करते हैं, कल्पना। और फिर किसका निर्माण करते हैं, अवधारणा का निर्माण करते हैं। यानी आपके सामने कोई सी भी समस्या आ गई, उस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करोगे, विचार करोगे, जिसे अपन चिंतन बोलते हैं। चिंतन जब आप शुरू करोगे तो चिंतन के लिए आप बहुत सारे उदाहरण अपने सामने होंगे और उनमें से किसी को एक को अपन छांटेंगे। चिंतन में आपने किसको काम में लिया, तर्क को। लेकिन साथ ही साथ क्या करोगे, आप कल्पना करोगे, तर्क को खंडित भी करोगे, नई कल्पना भी आप करोगे। और तर्क, कल्पना और चिंतन के माध्यम से एक नई विषय वस्तु का निर्माण करोगे, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आप अपने मस्तिष्क में। और जब आपके मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या संप्रत्यय स्पष्ट होगा तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाओगे। तो ये सारी बातें किस में बताई गई, संज्ञानवाद में। अतः मानसिक क्रिया में किस किस का योगदान बताया, तर्क, चिंतन, कल्पना और अवधारणा का। ये जो संप्रदाय है यह कहता है कि बच्चे को न तो रटकर समझाओ, न उसे मार मार के समझाओ। बच्चे के मस्तिष्क में ज्ञान पहले से ही उपलब्ध है और उस ज्ञान को निश्चित कॉन्सेप्ट के माध्यम से बाहर लाओ। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो लंबे समय तक बालक विषय की संरचना को समझ पाएगा। यानी बाहर से कोई ज्ञान प्रविष्ट नहीं करवाया जाता मस्तिष्क में, पहले ही ज्ञान मस्तिष्क में रहता है और उस मस्तिष्क के ज्ञान को निश्चित और अच्छी शिक्षण विधियों से बाहर निकालना ही संज्ञानवाद है। अगर मान लो बाहर से ज्ञान प्रविष्ट करवाया जाता तो इंजेक्शन बनते सीधे, जैसे साइकोलॉजी का इंजेक्शन 5000 में लगाया और साइकोलॉजी कंप्लीट इंस्टॉल होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर, वैसे क्या हो जाता, ज्ञान इंस्टॉल हो जाता। तो अधिकांशतः इसमें जो विषय वस्तु बताई गई, इस विषय वस्तु को वर्तमान समय में बहुत अधिक समर्थन मिलता है। तो ये हो गया आपका 5वां संप्रदाय। अभी तक कितने संप्रदाय हुए जी, 5 हुए साहब।
5 जो संप्रदाय हुए हैं उनकी बात यहाँ पर अपन करते हैं और अगले संप्रदाय की ओर अपन चलेंगे। 5 संप्रदाय जो हैं इनमें देखो, वापिस पहले पेज की ओर ले चलता हूँ मैं आपको ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाए। पहला पढ़ा था संरचनावाद। संरचनावाद दिया विलियम वुंट ने। वास्तविक संस्थापक टिस्नर। मनोविज्ञान का विषय वस्तु चेतना, लेकिन चेतना में इन्होंने 3 तत्वों को ही महत्व दिया। 3 तत्वों को खारिज करके नया संप्रदाय दे दिया विलियम जेम्स ने। कौन सा? प्रकार्यवाद। विषय वस्तु चेतना ही थी। चेतना को खारिज करते हुए व्यवहारवाद में कहा कि नहीं, व्यक्ति का व्यवहार ही संपूर्ण है, अनुभूति और व्यवहार को समझो। और यहाँ तक कह दिया कि व्यवहार को चेंज करते हुए कुछ भी किया जा सकता है। जैसे सर्कस के शेर को कुत्ते की तरह हरकत करवाई जा सकती है उसके व्यवहार को परिवर्तित करके। ये कहते हैं जेबी वाटसन। द्वितीय बल कहा गया समग्रवाद या संपूर्णवाद या गेस्टाल्टवाद देने वाले मैक्स वर्दीवर थे, जिनके द्वारा कहा गया कि सब कुछ जो है सूझ के द्वारा संभव है। और निर्मितवाद जो है गेस्टाल्टवाद देने वाले कौन थे? जीन पियाजे थे। इन 5 की बात अपने अभी तक हो चुकी। अगले जो चल रहे हैं अपने, इन 5 के बाद में अगला संप्रदाय लेके आते हैं अपन, जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके अभी तक परीक्षाओं में। और संप्रदाय है वो कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इसकी बात करते हैं अपन। इसको आराम से आप समझना। देखो, इसके क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके प्रश्न पुस्तिका में मिलेंगे। 1 या 2 प्रश्न, वो किसी भी रूप में मिल सकते हैं, सिद्धांत के रूप में मिल सकते हैं, व्यक्तित्व वाले टॉपिक में मिल सकते हैं। तो जो मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणात्मकवाद से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को यहाँ पर अपन विस्तार से समझ रहे हैं। यानी यूँ समझ लीजिए आप कि जब आप फिल्म देखने जाते हो टॉकीज में, और जब फिल्म स्टार्ट होती है तो उसमें नाम आते हैं, एक्टर कौन है, गद्दार कौन है। तो यूँ समझ लो कि आपकी ये फिल्म स्टार्ट हो रही है मनोविज्ञान की। और आपने देखा होगा कि फिल्म के आगे वाले 5 मिनट 10 मिनट की फिल्म नहीं देखे ना, तो फिर फिल्म समझ में ही नहीं आती। समझ में आ भी गई तो मज़ा नहीं आता। तो ये प्रारंभिक फिल्म को आप अच्छी तरह से समझ लेना। बीच में उठ के पानी वानी पीने चले जाते हैं फिर भी समझ में आ जाती है, लेकिन स्टार्ट वाली और लास्ट वाली फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। यूँ समझ लीजिए कि आपके मनोविज्ञान की प्रारंभिक जो क्लासें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जिन्होंने अभी तक की क्लास नहीं देखी है, मेरा विशेष निवेदन है वो पहले इससे पहले वाली क्लास देखें और फिर इनको देखें, ताकि आपकी सारी चीज़ें स्पष्ट हो सके। देखो, शब्द लिखा हुआ है मनोविश्लेषणात्मकवाद संप्रदाय। इसमें मन का विश्लेषण किया गया। यह एक ऐसा संप्रदाय है जो स्टार्टिंग में मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, ये चिकित्सा के क्षेत्र में आया था। और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको प्रतिपादित करने वाले थे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं होकर एक क्या थे? चिकित्सक थे। चिकित्सक। और चिकित्सक थे कौन से? मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक थे, मन से संबंधित जो बीमारियां हैं इनका ये इलाज किया करते थे। और इस मनोचिकित्सक फ्राइड के द्वारा मन को समझते हुए रोगों के बारे में इसने बताया कि व्यक्ति के जितने भी रोग होते हैं ना, उनको इसने 2 श्रेणी में बांटा। रोग होते हैं कितने प्रकार के? 2। आपने देखा होगा कि एक रोग तो होता है जिसे कहते हैं अपन मानसिक रोग। मानसिक रोग। और मानसिक रोग को कहा जा सकता है, आदि कहेंगे या व्याधि कहेंगे? मानसिक रोग का कहा जाता है आदि। और एक होता है शारीरिक रोग। ये जो शारीरिक रोग है, इस शारीरिक रोग को डॉक्टर आसानी से जांच करवाकर सही कर देता है। इसके इलाज संभव है अभी आधुनिक युग में। और एक रोग होते हैं मानसिक रोग। इन मानसिक रोगों का कारण क्या होता है? मन होता है। और मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा तत्व है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। यानी बहुत सी बार तो मनुष्य के मन को ईश्वर नहीं समझ पाए, तो मनोवैज्ञानिक को समझना तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अतः ये जो सिगमंड फ्राइड महोदय थे, ये क्या थे? मूलतः चिकित्सक थे। ये पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा आपके कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक है या नहीं है। तो 2 व्यक्तियों के नाम रट लो आप, एक तो पावलोव और एक सिगमंड फ्राइड। ये दोनों डॉक्टर थे। पावलोव तो रूसी सेना में डॉक्टर था, शल्य चिकित्सा से संबंधित कार्य करता था। और ये मानसिक रोग होते ना, जैसे हिस्टीरिया, बेहोशी, मिर्गी रोग, इनका इलाज करता था ये कौन? फ्राइड महोदय। और फ्राइड महोदय के द्वारा इनके इलाज को करते हुए या फिर इस क्षेत्र में अध्ययन करते हुए इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों की अपन यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे।
वापिस ले चलता हूं मैं आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है मनोविश्लेषणात्मकवाद या मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। यहाँ लिखा हुआ है कौन से क्षेत्र से आया? चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित था और इसे क्या कहा गया? क्लासिकल मनोविज्ञान। सिगमंड फ्रायड ने बहुत सारी बातें बताई जो मनुष्य के मन से संबंधित थी। इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया था, इसके दो शिष्य थे, एक तो जुंग और एक एडलर। जुंग और एडलर, और इसके अलावा एरिक एरिसन का नाम भी सुना होगा, वो भी इसके ही शिष्य माने जाते हैं। तो इनके द्वारा जो विचारधाराएं दी गई थी उसको प्रारंभ में आगे बढ़ाने का काम किया था जुंग और एडलर ने, लेकिन कुछ समय बाद में इनके गुरुजी से इनका विवाद हो गया था। विवाद होने का कारण क्या था कि फ्रायड के द्वारा जो सेसव कामुकता के बारे में और कुछ ग्रंथियों के बारे में उल्लेख किया गया था, वो उल्लेख का विरोध इन्होंने किया और इससे अलग हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए विस्तार से लेकर चलते हैं इसको अपन। संप्रदाय जो है उसका नाम लिखा हुआ है कौन सा? मनोविश्लेषणात्मकवाद संप्रदाय। प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कहाँ के थे? वियना, ऑस्ट्रिया के। ये सारे प्रश्न पूछे जा सके जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा के क्षेत्र से। ये कौन से डॉक्टर थे? ये थे मानसिक चिकित्सा करते थे, यानी मनोरोग के इलाज किया करते थे। कौन? फ्रायड महोदय। शिष्य कौन थे इनके? जुंग और एडलर। क्लासिक मनोविज्ञान इसे कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनका कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, स्थलाकृतिक सिद्धांत। ध्यान रखना, स्थलाकृतिक सिद्धांत को देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्रायड। दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्थलाकृतिक सिद्धांत में किसका उल्लेख किया जाता है? नेट की परीक्षा में पूछे गए ये दोनों प्रश्न। अभी तक आपके आरपीएससी ग्रेड 3rd 2nd में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रश्न कहाँ से आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। यानी मोस्ट वही है जो आपको याद नहीं है, तो पहले तो याद कर लो आप स्थलाकृतिक सिद्धांत देने वाले कौन थे? फ्रायड। स्थलाकृतिक सिद्धांत में क्या बताया? मन के संगठन में चेतना की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जो 3 प्रकार का होता है। यानी सीधे रूप से आप कह सकते हो मन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो चेतन, एक कौन सा? अचेतन, और एक कौन सा होता है? अर्धचेतन। 3 प्रकार की मन की अवस्थाएं होती है। जैसे मान लो आप गहरी नींद में सो रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, कौन आया कौन गया, कैसे आपके कपड़े हो रहे हैं, कैसे आपका मुंह खुला है, आपको किसी के बारे में पता नहीं है, मस्त खर्राटे लेते हो, आप सो रहे हो, तो आपकी जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी? अचेतन की अवस्था होगी। लेकिन आपको पूरी तरह से नींद भी नहीं आ रही है और लेटे हुए भी हो, आंखें भी बंद है, आपको पता है कि कौन आया और कौन गया, उसको क्या कहा जाता है? अर्धचेतन या अवचेतन की अवस्था कहा जाता है, या फिर उसको कहा जाता है तंद्रा की अवस्था। और एक होती है चेतन अवस्था, जिसमें व्यक्ति को पूरा ध्यान होता है अपने व्यवहार के बारे में, दूसरों को समझने के बारे में। तो मन की 3 अवस्था हुई, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। जैसे जुबान का लड़खड़ा जाना, परिचित नाम को भूल जाना, सामने कोई व्यक्ति आए, शक्ल याद आ रही है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है, तो कौन सी अवस्था होती है? अर्धचेतन की। गहरी नींद में होते हैं तो अचेतन की। जब नींद से उठते हैं, चाय नहीं पीते हैं, उससे पहले की कौन सी? अर्धचेतन की। लेकिन नहा धो के जब बाहर निकलते हैं तो कौन सी? चेतन की। मन का तुलना इन्होंने एक बर्फ के टुकड़े से की। जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, उसको पानी में डालते हैं अपन, तो उसका लगभग 90% पानी के अंदर होता है और 10% पानी के बाहर होता है। पानी के बाहर वाले भाग की संज्ञा किसने दी? इन्होंने चेतन मन से। और जो पानी में डूबा रहता है वो कौन सा मन होता है? अचेतन मन। और जो ऊपर नीचे होता रहता है वो कौन सा मन कहलाता है जी? अर्धचेतन मन के नाम से उसको जाना जाता है। मनुष्य के मानसिक रोगों का मुख्य कारण इन्होंने बताया अचेतन मन को। क्यों बताया? क्योंकि चेतन अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन समय काल परिस्थितियों के अनुसार वो उनको पूरा नहीं कर पाता है। तो जो चेतन अवस्था की इच्छाएं होती है वह अचेतन मन में जाकर दब जाती है, जिसे कहा जाता है दमित इच्छा। अर्थात यहाँ जो भी इच्छाएं थी वो आप तात्कालीन परिस्थितियों में पूरा नहीं कर पाए और वो यहाँ आकर दब गई, जिसे कहते हैं अपन दमित इच्छा। और ये जो दमित इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं, वातावरण पाकर वापस बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन पूर्णतः बाहर नहीं आती और व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। जैसे ये करूं कि नहीं करूं,
ये उधेड़ बुन जो होती है ये दमित इच्छाओं के कारण ही होती है। तो आपको मोटा मोटी रूप से ये याद रखना है कि स्थलाकृतिक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने मन की कितनी अवस्थाएं बताई, 3। ये सबको याद है कि 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन से सिद्धांत के अनुसार, स्थलाकृतिक सिद्धांत के अनुसार। और मन के संगठन में चेतना की 3 अवस्थाएं यहाँ पर उन्होंने बताई। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप आम जिंदगी में देख सकते हो कि अधिकांशतः व्यक्ति अगर नशा कर लेता है और इतना ज़्यादा नशा कर लेता है कि वो अचेतन मन में चला जाता है, तो फिर मन में छुपी हुई बातों को वो पूरी तरह से सामने रख देता है। कोई भी उसके सामने आता है तो वो कुछ नहीं देखता और सारी बातें ओपन कर देता है। अर्थात कौन सी अवस्था में, अचेतन अवस्था में। तो सीधी सी बात है कि जो बहुत अधिक नशा करता है या बहुत अधिक नशे में है वो अचेतन अवस्था में रहता है। और कोर्ट में या फिर कानून में भी ये बात लिखी हुई रहती है कि पूरे होश हवास में इसने ये संपत्ति या इस ब्यौरे या फिर इस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। लेकिन अगर मान लो नशा आ रहा हो और आधा अधूरा व्यक्ति होता है तो वह अर्धचेतन अवस्था में माना जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के मन की होती है। आगे चलते हैं। तो पहला याद रखा आपने कौन सा, स्थलाकृतिक सिद्धांत। इससे आगे बात करें तो संरचनात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। संरचनात्मक सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई जो मन की अवस्थाएं होती है। देखो पहली अवस्था कौन सी होती है, इदम। इदम जो है इसको पशुत्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ईड। 3 अवस्थाओं में पहली इदम, दूसरी अहम और तीसरी कौन सी, परम अहम। यानी ये पशुत्व की अवस्था होती है, ये मानवत्व की अवस्था होती है और ये अंतरात्मा अवस्था होती है, अंतरात्मा की आवाज होती है। पहली अवस्था में क्या लिखा हुआ है, इदम, पशुत्व अवस्था होती है। यानी पशु जैसे काम करते हैं ना वैसे ही मनुष्य काम करता है जब इस अवस्था में होता है। तो कौन सी अवस्था में, ईद अवस्था में। पशु को खाना पीना है, मस्त रहना है, किसी दूसरे के दुख दर्द से उसको कोई मतलब नहीं है, दूसरे की जो सहानुभूति अनुभूति व्यवहार से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने आनंद के लिए काम करता है, दूसरा मरो या कुछ भी करो। तो पहली जो स्थिति है कौन सी, इदम, ये कौन से सिद्धांत पर काम करती है, आनंद के सिद्धांत पर काम करती है। अर्थात मुझे मजा आना चाहिए, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया दुखी है या सुखी है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मजा आना चाहिए। दूसरी स्थिति देखो कौन सी लिखी हुई है, अहम। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, आने वाले समय में क्या होगा, इस सिद्धांत पर जो स्थिति होती है कौन सी, अहम। परम अहम जो है यह आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करती है, यानी जो बुरा होता है वो व्यक्ति करता ही नहीं है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, उससे समझने की कोशिश करना। एक महिला के साथ उसके 3 बेटे थे, वो बाजार गए। तीनों जो बच्चे थे वो बाजार से निकल रहे हैं, आइसक्रीम का जैसे ही ठेला आता है तो एक बच्चा मम्मी से कहता है कि मुझे आइसक्रीम दिलाओ। मम्मी के पास आइसक्रीम दिलाने के पैसे नहीं थे। बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, और वो रोड पे लेट गया और रोने लग गया, आइसक्रीम खाने के लिए जिद करने लग गया। तो उस बच्चे की स्थिति कौन सी है, ईदम वाली स्थिति है। दूसरा बच्चा है, उसको भी आइसक्रीम खानी है लेकिन उसको पता है कि मम्मी के पास पैसे नहीं है, तो अभी जिद करने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो चुपचाप खड़ा रहता है आइसक्रीम की तरफ देखकर वह, और खाने की लालसा तो रखता है लेकिन कहता नहीं है। तो कौन सी स्थिति में, अहम की स्थिति में। तीसरा बच्चा सोचता है कि यार मम्मी के पास पैसे नहीं है तो सोचना ही गलत है, इसलिए मैं आइसक्रीम की तरफ देखूंगा ही नहीं। तो वो कौन सी स्थिति में है, आदर्शवादी सिद्धांत की स्थिति में है। एक और उदाहरण समझिए, वही तीनों बच्चे हैं। बच्चे को एक को मिठाई खाने की इच्छा हुई, जैसे ही दुकान आई आओ देखान ताओ उस मिठाई उठाई और खा गया। उसको पता नहीं है बाद में क्या होने वाला है, उसको तो मिठाई खानी थी, मिठाई खा के वो मजे ले गया। अर्थात कौन सा सिद्धांत हुआ, आनंद का सिद्धांत। दूसरे बच्चे को भी मिठाई खाने की तो इच्छा हो रही है लेकिन वो सोच रहा है कि यार मिठाई खा गया तो पैसे नहीं है और पिटाई कर देगा या बर्तन साफ करवाएगा, तो बेचारा खड़ा खड़ा मिठाई की तरफ देखता रहता है लेकिन खाता नहीं है। तो उसको वास्तविकता का पता है कि मिठाई खा गए तो क्या होने वाला है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, वास्तविकता के सिद्धांत पर। वो किस में होगा, अहम में। तीसरा बालक जो होता है वो मिठाई की तरफ देखता भी नहीं है, वो कहता है कि नहीं ये मेरी नहीं है, दुकानदार की है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो वो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, आदर्शवादी। तो पहला क्वेश्चन तो आपके यहीं बन जाता है, सिद्धांतों के नाम लिख देते हैं और इनसे सुमेलित करवा लेते हैं, यार पूछ लिया जाता है। देखो इदम की जो स्थिति होती है ये अचेतन मन का स्वामी होता है,
यानी दमित इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यक्ति इच्छाएं पूरी कर लेता है, अच्छा बुरा नहीं सोचता होगा, जो देखा जाएगा। लेकिन अहम की स्थिति में मनुष्य के भीतर मनुष्य को देखा जाता है, यानी मनुष्य के अंदर जो मनुष्य की भावनाएं होती है उनको समझते हुए व्यक्ति कार्य करता है। और परम अहम की स्थिति देवत्व की स्थिति है, देवताओं जैसे गुण होते हैं इसमें, वो बुरे के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन सीधा यहां से बन रहा है, देखो यहां लिखा हुआ है कि इदम का संबंध दमित इच्छाओं से होता है, और दमित इच्छाएं किस में होती है? अचेतन मन में होती है। ये सबसे पहले विकसित होती है बच्चे में, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इसी किस्म के होते हैं कि खाना है तो खाना है, मुझे मतलब नहीं है, और उनको दिलाना ही पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझदार भी होते हैं। इसमें मूल पद्धति का केंद्र जो है वो नैतिकता से परे होता है। यहाँ पर बच्चे में बिल्कुल नैतिकता नहीं होती है, और काम प्रवृत्ति से युक्त होता है ऐसा बच्चा। जैसे खाओ पियो और मौज करो, उसकी काम प्रवृत्ति, या फिर कह सकते हो इस जगह खुद पर ही ध्यान देता है। तो प्रश्न बनता है कि इदम को जो है वो क्या कहा जाता है? पशुत्व वाली स्थिति कहा जाता है। मन की स्थितियां होती है, शरीर की स्थितियां नहीं होती। मनोविज्ञान और एक शिक्षक क्या करता है? एक बच्चे को इदम की स्थिति से निकालकर अहम की स्थिति में ले जाता है, और फिर अहम की स्थिति में पहुंचने के बाद बालक के खुद के आदर्श स्थापित होते हैं, और वो कहाँ चला जाता है? परम अहम में चला जाता है। परम अहम में जब बच्चा जाता है ना, तो फिर वह अपने घर वालों की भी सोचता है और बुरे काम नहीं करता है। तो बस शिक्षक का धर्म और शिक्षा मनोविज्ञान का धर्म यही है कि बच्चे को पशुत्व की स्थिति से निकाल कर कहाँ पहुँचाना है? अंतरात्मा की स्थिति तक पहुँचाना है, जो बहुत बड़ी होती है। उसको मनुष्य बनाना है, यानी अच्छी आदतों को उससे दिमाग में डालना है। अब देखो इसकी तुलनात्मक इसको समझना, इदम और अहम, ये आनंद सिद्धांत पर और किस पर? वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। उसको पता रहता है कि ये काम किया तो क्या होगा, अतः जो वास्तविकता है उसको गलत कामों को करने से रोकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को हमेशा वास्तविकता से अवगत कराते रहना चाहिए, जो उनको गलत काम करने से हमेशा रोकती है। इसका दमित इच्छाएं होती है, ये चेतन मन का स्वामी होता है, जो न तो पूर्णतः सुखवादी और न ही पूर्ण आदर्शवादी। ये तो पूर्णतः सुखवादी है और ये पूर्णतः आदर्शवादी है, और ये दोनों का मिश्रण है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव या मनुष्य के लिए सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होगी? आपके दिमाग में परम अहम की इस अवस्था आ रही होगी, लेकिन जीवन जीने के लिए अहम और मानत्व सबसे उत्तम अवस्था है, क्योंकि सभी आदर्श बन गए, सभी महाराज बन गए तो संसार खत्म हो जाएगा, और सभी सुखवादी बन गए तो फिर मामला गड़बड़ है। ये 1-2 वर्ष में इसका विकास प्रारंभ होता है। कुछ बच्चों में जल्दी होता है तो कुछ में लेट होता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होती है, सपनों पर नियंत्रण करना सिखाती है, और बुद्धि से कार्य करना सीखती है, क्योंकि ये कौन सा सिद्धांत होता है? वास्तविकता का। और इन तीनों से तुलना करते उसको देखिए, इसमें पशु के समान कार्य करता है बच्चा, यहाँ मनुष्य के समान कार्य कर रहा है, और इसमें अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कार्य करता है, और अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती है। तो यह आदर्शवादी सिद्धांत पर है, इसका संबंध देवत्व से है। तीनों मन से संबंध है, लेकिन नियंत्रण किसमें होती है? चेतन अवस्था में। आदर्श व नैतिक मूल्यों की बात करना इदम और अहम पर नियंत्रण भी रखता है, और ये अवास्तविक होता है। और जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? अहम होती है। तो देखो संप्रदाय चल रहा है अपने कौन सा? अभी जिसकी बात कर रहे हैं वह है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड महोदय। कहाँ के थे? वियना के थे। कहाँ से आया ये? चिकित्सा के क्षेत्र से आया। क्लासिकल मनोविज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है। पहला सिद्धांत कौन सा? स्थलाकृतिक सिद्धांत, जिसमें मन के संगठन में चेतना की 3 अवस्थाएं बताई गई, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अचेतन होता है, जिसमें क्या होती है? दमित इच्छाएं जाकर स्टोर होती है। फिर पढ़ा अपन ने संरचनात्मक सिद्धांत, इसमें ईद, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 बताया गया। ये पशुत्व के समान, ये मानवत्व के समान, और ये अंतरात्मा के समान कार्य करती है। इस प्रकार से अपने मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय जो है, इसमें अपन ने 2 बिंदु पढ़ लिए, और भी इसमें बिंदु बाकी हैं। उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आप जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में हम पूर्णतः
और सकारात्मक प्रयास करेंगे और शांति काल की तैयारी में आप लोग इन बिंदुओं के माध्यम से पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना भी सीख सकते हो, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।